नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक। प्रधानमंत्री मोदी ने भविष्य के लिए शहरों को तैयार करने की दिशा में काम करने की जरूरत पर दिया जोर। 2047 तक विकसित भारत को लेकर कहा, केंद्र और राज्य टीम इंडिया की तरह करे काम तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। कई मुख्यमंत्रियों से की अनौपचारिक बातचीत। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए जापान गई भारतीय प्रतिनिधिमंडल। मिशन के सफल समापन के बाद दक्षिण कोरिया के लिए हुई रवाना। रूस में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही कनिमोझी ने खोली पाकिस्तान की पोल। कहा, पाकिस्तान के झूठे नैरेटिव का सच आया दुनिया के सामने। माओवाद के खात्मे का अभियान जारी। झारखंड के लातेहार में सुरक्षा बलों ने 2 खूंखार माओवादियों को किया ढेर। दोनों पर था 10 और 5 लाख का इनाम। एक अन्य नक्सली घायल। मुठभेड़ में पुलिस का एक जवान भी घायल। दक्षिण पश्चिम मानसून ने तय समय से 8 दिन पहले ही दी जोरदार दस्तक। 16 साल बाद समय से 8 दिन पहले पहुंचा केरल। लक्षद्वीप क्षेत्र, माहे और तमिलनाडु सहित कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बरसा मानसून। और इंग्लैंड दौरे के लिए 18 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान। शुभमन गिल बने टेस्ट टीम के कप्तान। ऋषभ पंत होंगे उप कप्तान। लंबे समय बाद करुण नायर की हुई भारतीय टीम में वापसी। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के लिए विकसित राज्य 2047 विषय पर नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है। हमें भविष्य के लिए शहरों को तैयार करने की दिशा में काम करना चाहिए। विकास, नवाचार और स्थिरता हमारे शहरों के विकास का इंजन होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने एक राज्य एक वैश्विक गंतव्य का नारा देते हुए राज्यों से कम एक वैश्विक स्तर का पर्यटन गंतव्य तैयार करने का आह्वान भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक राज्य एक वैश्विक गंतव्य के तहत राज्यों को वैश्विक मानकों के अनुरूप तथा सभी सुविधाएं और बुनियादी ढांचा प्रदान करके प्रत्येक राज्य में कम से कम एक पर्यटन स्थल विकसित करना चाहिए। प्रधानमंत्री का मानना है कि इससे पड़ोसी शहरों का भी पर्यटन स्थल के रूप में विकास होगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत हर भारतीय का लक्ष्य है। जब हर राज्य विकसित होगा तो भारत विकसित होगा। ये 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें विकास की गति बढ़ानी होगी। अगर केंद्र और सभी राज्य एक साथ आएं और भारतीय टीम की तरह मिलकर काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, 2047 तक विकसित भारत बनाना। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हर राज्य विकसित हो, हर शहर विकसित हो, हर नगर पालिका विकसित हो और हर गांव विकसित हो। अगर हम इस दिशा में काम करेंगे तो हमें विकसित भारत बनने के लिए 2047 तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने कार्यबल में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने के मुद्दे पर भी बात की। उन्होंने कहा कि हमें अपने कार्यबल में महिलाओं को शामिल करने की दिशा में काम करना चाहिए। हमें ऐसे कानून और नीतियां बनानी चाहिए जिससे उन्हें कार्यबल में सम्मानपूर्वक शामिल किया जा सके। नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक के दौरान कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनौपचारिक बातचीत की, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करते हुए नजर आए। इनके अलावा देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक का विषय विकसित राज्य से विकसित भारत एट 2047 रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के संबलपुर में तेंदुपत्ता इकट्ठा करने वाले श्रमिकों को सशक्त बनाने के लिए वित्तीय सहायता वितरित की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पश्चिमी ओडिशा में 10 लाख तेंदुपत्ता इकट्ठा करने और
उससे ज़्यादा संख्या में बीड़ी बनाने वाले श्रमिक रहते हैं। राज्य सरकार इनका दायित्व लेती आई है। हमारी भाजपा की सरकार बनने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारी डबल इंजन की सरकार ओडिशा में माताओं, बहनों और वन उत्पाद से जुड़े लोगों की मदद करने के लिए कटिबद्ध है। ओडिशा में ये आदिवासी अध्युषित जिलाओं में, विशेष करके वेस्टर्न ओडिशा में 10 लाख तेंदुपत्ता के प्लकर रहते हैं। उसके साथ साथ उससे थोड़ा ज़्यादा संख्या में बीड़ी बनाने वाले श्रमिक रहते हैं। ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस से संबंधित ये लोग हैं। इनकी दायित्व राज्य सरकार लेते आई है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। इनके प्रति हमारी उत्तरदायित्व भी रही है। और डीएम के सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में रूस पहुंचे भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने रूस में राजनेताओं, रशियन फेडरेशन काउंसिल सहित गणमान्य लोगों के बीच आतंकवाद के खिलाफ भारत का पक्ष और पाकिस्तान पर की गई कार्रवाई के विषय पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत एक शांतिप्रिय देश है, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। भारत की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा तो हम उसे मुंहतोड़ जवाब देंगे। हमने पहले भी दिया है और निश्चित तौर पर आगे भी देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया में जो पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ झूठा नैरेटिव फैलाया है, उसकी सच्चाई अब सबके सामने आ गई है। हम पूरी दुनिया को ये संदेश देने आए हैं कि भारत आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके बावजूद पाकिस्तान की तरफ से लगातार नए नैरेटिव स्थापित किए जा रहे हैं। वो नया प्रोपेगेंडा चला रहा है, लेकिन हम वैश्विक मंच पर उसकी नापाक चेहरे को बेनकाब करने यहाँ आए हैं। Continue to spread false propaganda. So finally, India had no choice but to respond. But when India responded, we responded responsibly. We made sure that no civilians were affected. The military bases were unharmed. We only targeted hubs where the terrorists were harbored and where they were being trained. And we also passed the message to the military and the government in Pakistan. कनिमोझी ने बताया कि भारत के पास जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन जब भारत ने जवाब दिया तो हमने जिम्मेदारी से जवाब दिया। हमने सुनिश्चित किया कि कोई भी नागरिक प्रभावित ना हो, सैन्य ठिकानों को कोई नुकसान न पहुंचे। Exchange of ideas, and it was a very great opportunity to explain the stand of India. I'm sure you're all aware of the recent happenings in India. On April 22nd, 26 tourists in Kashmir were shot dead by terrorists who had infiltrated into Indian territory, terrorists from Pakistan. And they shot 26 people dead in front of their families, in front of the children. इससे पहले रूस पहुंचे भारत के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। और यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 4 देशों की यात्रा के पहले चरण में बहरीन पहुंचा।
इससे पहले ये दल दिल्ली हवाई अड्डे से पश्चिम एशिया के 4 देशों बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब और अल्जीरिया की यात्रा पर रवाना हुआ था। इस महत्वपूर्ण यात्रा का उद्देश्य वैश्विक मंच पर भारत के आतंकवाद विरोधी रुख को स्पष्ट करना और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से समर्थन जुटाना है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद वैजयंत पांडा के नेतृत्व वाले इस प्रतिनिधिमंडल में निशिकांत दुबे, फंगनन कोन्याक, रेखा शर्मा, असदुद्दीन ओवैसी, सतनाम सिंह संधू, पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद और पूर्व विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला शामिल हैं। दिल्ली से रवाना होने से पहले भाजपा सांसद वैजयंत पांडा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पिछले दशक में जो न्यू नॉर्मल सेट किया है कि आतंकवाद के लिए हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है, ये नया भारत है और हम जरूर प्रतिक्रिया देंगे। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जो न्यू नॉर्मल सेट किया है पिछले दशक में, यह है कि आतंकवाद के लिए हमारा जीरो टॉलरेंस है। ये नया भारत है, ये ज़रूर हम रेस्पॉन्स देंगे और जो कोई ऐसा हमला करने के लिए सोच रहे हैं उनको सोचना पड़ेगा कि वो बहुत महंगा पड़ेगा उनको, और ये हम करके दिखाए हैं। भारत ने करके दिखाया है ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह के रिलेशनशिप्स बनाए हैं पूरे दुनिया भर, उसका भी हमें बहुत फ़ायदा मिल रहा है। एक के बाद एक विभिन्न देशों ने हमारे समर्थन कर रहे हैं, भारत के पक्ष में बोल रहे हैं। ये मैसेज लेकिन कंटिन्यूअसली लेना है, और जो विभिन्न ग्रुप्स अभी जा रहे हैं विभिन्न देशों पर, इनका यही मैसेज रहेगा। जेडीयू नेता संजय कुमार झा के नेतृत्व में सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल अपने जापान मिशन के सफल समापन के बाद दक्षिण कोरिया के लिए जापान से रवाना हुआ। और बैंक धोखाधड़ी मामले में वांछित आरोपी अंगद सिंह चंडोक को सीबीआई अमेरिका से भारत लाई है। सीबीआई ने 24 जुलाई 2014 को बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। आरोप है कि अंगद सिंह चंडोक और उसके परिवार के सदस्यों ने धोखाधड़ी करके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को भारी वित्तीय नुकसान पहुंचाया। इसके बाद वो अपने परिवार के साथ 2016 में भारत छोड़कर विदेश चला गया ताकि कानूनी कार्रवाई से बच सके। अंगद और उसके परिवार को भगोड़ा घोषित कर उनके खिलाफ गिरफ्तारी के आदेश जारी किए गए थे। सीबीआई ने इंटरपोल के माध्यम से 22 मार्च 2017 को अंगद के खिलाफ रेड नोटिस जारी किया था। अमेरिका से भारत पहुंचने पर सीबीआई ने अंगद सिंह को 23 मई 2025 को दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। कोर्ट में पेशी के बाद अंगद सिंह को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और अब सीबीआई परिवार के अन्य सदस्यों के प्रत्यर्पण की भी कोशिश में जुट गई है। झारखंड के लातेहार में पुलिस की एक टीम ने जेजेएमपी समूह के 2 नक्सली नेताओं को मार गिराया, जिनमें उसका प्रमुख और जोनल प्रमुख भी शामिल है। दोनों नक्सलियों पर 10 और 5 लाख रुपए का इनाम था। झारखंड पुलिस के आईजी ऑपरेशन अमोल विनुकांत होमकर ने इस कार्रवाई की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि झारखंड में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए काम कर रहे सभी सुरक्षा बलों के लिए ये एक बड़ा दिन है। जेजेएमपी का नक्सली समूह अपने सुप्रीमो पप्पू लोहरा के साथ हिंसा भड़काने के लिए लातेहार पीएस क्षेत्र में एकत्र हुए थे। वहीं दूसरा पुलिस दल जंगल क्षेत्र में तलाशी अभियान पर था। उसी दौरान नक्सली समूह ने गोलीबारी शुरू कर दी। इसके जवाब में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और उस मुठभेड़ में काफी देर तक ये मुठभेड़ चली, जिसमें बाद में पुलिस ने इलाके की तलाशी ली, जहां 2 शव बरामद किए गए और एक अन्य नक्सली घायल हो गया। शवों की पहचान पप्पू लोहरा के रूप में हुई है, जो नक्सली समूह का प्रमुख है और उसके सिर पर 10 लाख रुपए का इनाम है। उन्होंने बताया कि मारा गया दूसरा नक्सली प्रभात गंजू है, जो नक्सली समूह का जोनल कमांडर था। प्रभात गंजू के सिर पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस ने घटनास्थल से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए। 2 उग्रवादियों के जो है शव बरामद किए गए और एक उग्रवादी जो है उसके पैर में गोली लगी थी, उसे वहाँ से कस्टडी में लिया गया, डिटेन किया गया। प्रारंभिक जब उसकी शिनाख्त की गई सोर्सेस के द्वारा, तो उसमें ये पता लगा कि ये पप्पू लोहरा जो कि जेजेएमपी का सुप्रीमो है, जिस पर झारखंड सरकार के द्वारा 10 लाख रुपए का इनाम किया गया था,
उसके रूप में शिनाख्त की गई और साथ ही प्रभात गंझू जो कि एक सब जोनल कमांडर था और जिस पे 5 लाख का इनाम घोषित था, उसके रूप में भी दूसरे शव की शिनाख्त की गई। गुजरात एटीएस ने बीएसएफ और भारतीय नौसेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान भेजने के आरोप में सहदेव सिंह गोहिल को गिरफ्तार किया है। एटीएस के अनुसार आरोपी ने भारतीय सीमा सुरक्षा बल और इंडियन नेवी की गतिविधियों और इलाकों की तस्वीरें और अन्य संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान को भेजी थी। वो गुजरात के कई सीमावर्ती क्षेत्रों की सूचनाएं भी साझा कर चुका था। और आइए बात करते हैं मौसम की। दक्षिण पश्चिम मानसून ने 24 मई को भारत में जोरदार और समय से पहले ही दस्तक दे दी है। मानसून अब पूरे लक्षद्वीप क्षेत्र, केरल, माहे और तमिलनाडु के कई हिस्सों को कवर कर चुका है। यह कर्नाटक, मालदीव और कोमोरिन क्षेत्र के कुछ हिस्सों सहित अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के कई हिस्सों में फैल चुका है, जिसमें मिजोरम के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। इसके साथ ही मानसून आधिकारिक तौर पर 1 जून की सामान्य तिथि से 8 दिन पहले ही केरल में पहुंच गया है। अगले 2 से 3 दिनों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। इसके मध्य अरब सागर, गोवा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों, कर्नाटक, तमिलनाडु, बंगाल की खाड़ी और यहां तक कि उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना है। इस बार मानसून अपने तय समय से करीब 1 हफ्ते पहले ही पहुंच गया है। इस साल केरल में मानसून का आगमन पिछले 16 वर्षों में सबसे जल्दी हुआ है। केरल में मानसून सामान्यतः 1 जून तक आता है और आखिरी बार केरल में सबसे पहले वर्ष 2001 और 2009 में मानसून इतनी जल्दी पहुंचा था। तब मानसून 23 मई को ही केरल में आ गया था। इस बीच मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। आज कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के साथ साथ केरल के कई स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने देश के 3 राज्यों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। खराब मौसम की चेतावनी के साथ कर्नाटक के उत्तर कन्नड़, उडुपी, दक्षिण कन्नड़, कुडागु, शिवमोग्गा और चिकमंगलूर जिलों में भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। केरल के कई जिलों में 27 मई तक भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। गोवा में 25 मई तक भारी बारिश की चेतावनी के साथ रेड अलर्ट घोषित किया गया है। जो मानसून ने केरला ही नहीं, कुछ बाकी हिस्से भी साथ में कवर कर लिए। केरला साथ में कर्नाटका के हिस्से भी कुछ कवर हो गए, तमिलनाडु के भी हिस्से कुछ कवर हो गए। उसके साथ ही कुछ हिस्से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के भी, स्पेसिफिकली मिजोरम वगैरह के भी आज मानसून कवर हो गया। और यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। The sun shines brightly on its glorious soil, endowed with a wealth of natural resources, the northeast of India. Led by the Honorable Prime Minister's vision of a Viksit Bharat, explore a flight of modernity and future, and huge investment opportunities, 8 states, infinite possibilities, one powerful summit. Rising Northeast, the Investors Summit. Register now. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में शहीद लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी पंचतत्व में विलीन हो गए। उनका अंतिम संस्कार सरयू के जमथरा घाट पर किया गया। मुखाग्नि शहीद के पिता जंग बहादुर तिवारी ने दी। इस दौरान सेना के अफसरों ने शहीद के पिता को ढांढस बंधाया। इससे पूर्व शहीद के आवास से हजारों की संख्या में स्थानीय लोग अंतिम यात्रा में शामिल हुए। सेना के अधिकारियों ने जमथरा घाट पर श्रद्धांजलि देते हुए सलामी दी। लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी पूर्वोत्तर सीमा पर सिक्किम में ड्यूटी पर थे। शशांक पानी की तेज धार में अपने डूबते हुए साथी जवान को बचाने के प्रयास में शहीद हो गए। हमारे महानगर के शशांक जी का जिस तरह से शहादत हुई है, उससे पूरा महानगर, सभी यहाँ के लोग, सभी महानगर वासी सभी दुखी हैं।
ये हमारे महानगर की अपूरणीय क्षति हुई है और जिस तरह से शौर्य और साहस का परिचय देते हुए अपने साथियों के प्राण बचाने के लिए हमारे इस नौजवान अफसर की शहादत हुई है, वह वीरता और साहस का भी एक अनुपम उदाहरण है। मैं पूरे महानगर के तरफ से उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। सेना में जाने के बाद शशांक त्रिपाठी जी ने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए जिस तरह से अपने एक साथी को बचाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, ऐसे शौर्य को मैं प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ और उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा पुंछ हमले को एक्ट ऑफ ट्रेजेडी कहने पर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता और उनका परिवार पाकिस्तान को कवर देने का काम कर रहा है। पाकिस्तान के आतंकवाद को, पाकिस्तान के कुकर्मों को, पाकिस्तान के क्रिमिनल एक्शंस को हमेशा एक कवर फायर देने का काम राहुल गांधी और उनका परिवार करता है। पुंछ में आपने देखा होगा कम से कम 1 डजन से ज्यादा हमारे नागरिक मारे गए, छोटे छोटे बच्चे मारे गए। उसको राहुल गांधी एक्ट ऑफ ट्रेजेडी बताते हैं। ये ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी के नाम पर राहुल गांधी जी इस देश के साथ कॉमेडी करना बंद कीजिए। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी से कि आप ये RR रिडिकुलस राहुल बनना और PP पाकिस्तानी परस्ती करना और LOP लीडर ऑफ पाकिस्तान प्रोपेगेंडा बनना कब बंद करोगे? हिंदी, पंजाबी, दक्षिण भारतीय सिनेमा और टेलीविजन में अपने काम के लिए मशहूर अभिनेता मुकुल देव का 54 साल की उम्र में निधन हो गया। हिंदी सिनेमा अपने लोकप्रिय अभिनेता मुकुल देव की अचानक मौत हो जाने से स्तब्ध है। मुकुल देव को हाल फिलहाल की फिल्मों सन ऑफ सरदार, आर राजकुमार, जय हो जैसी फिल्मों में अपने काम के लिए जाना जाता है। उनके परिवार में उनकी बेटी सिया देव है। उनके भाई बहन रश्मि कौशल, राहुल देव और उनके भतीजे सिद्धांत देव उन्हें बहुत याद करेंगे। उनका अंतिम संस्कार आज शाम 5 बजे होगा। इंग्लैंड दौरे के लिए 18 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। इसके साथ ही टीम इंडिया को नया कप्तान भी मिल गया है। शुभमन गिल भारतीय टेस्ट टीम के नए कप्तान बनाए गए हैं, जबकि ऋषभ पंत उप कप्तान होंगे। टीम में कई खिलाड़ियों की वापसी भी हुई है। बीसीसीआई ने इंग्लैंड दौरे पर खेले जाने वाले टेस्ट सीरीज के लिए 18 सदस्यीय टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही टीम इंडिया को नया कप्तान भी मिल गया है। हेड कोच गौतम गंभीर और चयनकर्ताओं ने शुभमन गिल के ऊपर भरोसा जताया है। शुभमन गिल भारतीय टेस्ट टीम के नए कप्तान बनाए गए हैं। युवा क्रिकेटर शुभमन गिल अंडर 19 और IPL जैसे टूर्नामेंट में अपनी कप्तानी की क्षमता दिखा चुके हैं। शायद यही वजह है कि बोर्ड ने उनके ऊपर भरोसा जताया है। वहीं इंग्लैंड दौरे पर ऋषभ पंत पर उप कप्तानी की जिम्मेदारी होगी। विराट कोहली और रोहित शर्मा के टेस्ट से संन्यास के बाद टीम में बड़े बदलाव की उम्मीद की जा रही थी। ऐसे में साई सुदर्शन और करुण नायर को टीम में जगह मिली है। वहीं शार्दुल ठाकुर की टीम में वापसी हुई है। मौजूदा समय में साई सुदर्शन IPL में शिरकत कर रहे हैं, जहां उन्होंने अपने बेहतरीन खेल से हर किसी का दिल जीता है। वहीं करुण नायर का भी हाल के दिनों में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम इस प्रकार है: शुभमन गिल, ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल, KL राहुल, साई सुदर्शन, अभिमन्यु ईश्वरन, करुण नायर, नीतीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव। भारतीय टीम इंग्लैंड दौरे पर अपने अभियान की शुरुआत 20 जून से करेगी। पहला टेस्ट 20 से 24 जून 2025 तक हेडिंग्ले लीड्स में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 2 से 6 जुलाई एजबेस्टन में, तीसरा टेस्ट 10 से 14 जुलाई लॉर्ड्स में, चौथा टेस्ट 23 से 27 जुलाई ओल्ड ट्रैफर्ड और पांचवा टेस्ट 31 जुलाई से 4 अगस्त द ओवल में खेला जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज।
आईपीएल में आज जयपुर में होने वाले मैच में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। पंजाब की टीम अगर ये मैच जीत जाती है तो अंक तालिका के शीर्ष पर पहुंच जाएगी। इंडियन प्रीमियर लीग में आज होने वाले मैच में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। 8 मई को जब इन दोनों टीमों के बीच मैच में पंजाब ने 10.1 ओवर में 122 रन बना लिए थे तो मैच को बीच में ही रोकना पड़ा था और उसके बाद आईपीएल एक हफ्ते के लिए सस्पेंड हो गया था। अब ये दोनों टीम वही मैच दोबारा खेलने जा रही हैं। इस मैच में मिली जीत पंजाब किंग्स को अंक तालिका के शीर्ष पर पहुंचा देगी। ये मैच जयपुर में खेला जाएगा, जो पंजाब की टीम का तीसरा होम ग्राउंड है। पंजाब ने अपना पिछला मैच भी राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जयपुर में ही खेला था। वहीं दिल्ली कैपिटल्स इस सीजन में पहली बार जयपुर में खेलने जा रही है। पंजाब किंग्स की टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, लेकिन टॉप 2 में जगह बनाने की दौड़ अब भी जारी है। पिछले 2 मुकाबलों में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की हार के बाद पंजाब किंग्स को शीर्ष पर आने का मौका मिल गया है। पंजाब किंग्स ने 2014 के बाद पहली बार प्लेऑफ में जगह बनाई है। पंजाब किंग्स के 5 बल्लेबाज 150 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 250 रन बना चुके हैं और आईपीएल के इतिहास में ये उपलब्धि हासिल करने वाली पंजाब किंग्स पहली टीम है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। टीम ने 6 मैच में 5 जीत के साथ इस सीजन में मजबूत शुरुआत की थी, लेकिन इसके बाद वे ट्रैक से उतर गए और अगले 7 में से सिर्फ एक ही मैच जीत सके। हालांकि पंजाब किंग्स के लिए ये मैच बेहद महत्वपूर्ण है और ऐसे में वे दिल्ली कैपिटल्स को हल्के में नहीं ले सकते। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।